छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर बी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने आज देखा होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस के संबंध में एक नवीन राजपत्र प्रकाशित किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के अधीन आने वाली भर्ती छत्तीसगढ़ पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक के बारे में नवीन प्रावधान अंकित किए गए हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 2018 में छत्तीसगढ़ एसआई की भर्ती के लिए सबने फॉर्म डाला था। ठीक है, वो जो परीक्षा अभी तक लटकी हुई है 18 में 21 चल रहा है, 3 साल हो गया। अभी इसकी बोल सकते तो पूर्ण तिथि आने वाली है। क्या आने वाली है? पुण्य तिथि आने वाली है 23 अगस्त को। हालांकि उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है ना, तो 23 अगस्त को क्या है, इसकी पुण्य तिथि आने वाली किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई परीक्षा की। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि क्या ये वैकेंसी बहुत जल्दी इसका परीक्षा होने वाला है, नहीं होने वाला है। ठीक है, इस प्रावधान में क्या है। ठीक है, तो जब तक हम इसके बारे में चर्चा करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, हमारा पहला वीडियो सीधा आपके पास पहुंच जाता है नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस राजपत्र में कौन कौन से प्रावधान हैं। ठीक है, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र में। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ तो हुआ नहीं है। जो पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत जो एसआई की भर्ती होती थी, वो उसी प्रकार का ही सिलेबस नवीन जारी किया है। सीधी बात माने तो पूर्व का सिलेबस को वापस से थोप दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ प्रावधान चेंज हुए हैं, आपको उनको थोड़ा डिटेल से समझना है। ठीक है, तो आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस जो गजट जारी हुआ उसके संबंध में। तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या क्या जारी हुआ है। तो देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ इधर का बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी। इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, दिमाग का सिवाय कचरा होने के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। इसका मैं इसके बारे में पढ़ता नहीं हूँ। सीधा हम बात करते हैं जो हमको ज़रूरी है, हमको क्या चाहिए उसके संबंध में। तो इस संबंध में क्या आना चाहिए आपका? एक तो शारीरिक माप क्या मांगता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ आरक्षण की स्थिति कैसी होगी। तो हम उस संबंध में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, शरीर के माप के बारे में क्या बोला है ये कि नियम 8 के उप नियम 3। ठीक है, अब इसे तो आप समझ आएगा नहीं, इसका आंसर मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सीधी बात करते हैं प्रारंभिक लिखित परीक्षा। ठीक है, तो जो शुरुआत में देखिए, जब एग्ज़ाम होगा आपका एसआई का, तो सबसे पहले होगा रिटर्न एग्ज़ाम। आप मान के चलिए वो प्री है। ठीक है, तो प्री के लिए आपको क्या है, 300 नंबर का कंप्यूटराइज अर्थात कंप्यूटर में ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। ठीक है, 300 अंकों का, जिसमें आपको 20 गुना मेरिट सूची में आपको लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो कि मेंस की परीक्षा के लिए बैठेंगे। ठीक है, 20 गुना। यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि 300 क्वेश्चन होंगे या 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं ना, इस कारण से। तो आगे हम बात करेंगे कितने, लेकिन कितना होगा, 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। अब मान के चलिए शायद ये 150 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन तो 2 घंटे में बनना मेरे को इम्पॉसिबल लगता है। अब कुछ लोग बना सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखिए, अगर अभ्यर्थी जो है अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो, 20 गुना से अधिक हो जाती हो। ठीक है, अगर आखिरी का जो कैंडिडेट है, अगर उनका नंबर इक्वल हो जाता है, तो उन सबको ही मेंस के लिए, है ना, बुलावा आएगा। तो देखते हैं मुख्य परीक्षा में क्या क्या मांगता है। देखिए, मुख्य परीक्षा में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में जब रिटर्न एग्जाम होगा, तो देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश में दक्षता परीक्षा होगा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आता कि इंग्लिश को पूछते क्यों है। भारत का नाम है भारत, हिंदुस्तान, और बार बार ये अंग्रेजी को थोपते जा रहे हैं। किसी और देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे कंट्री में होता ही रहता है। तो हिंदी और अंग्रेजी 2 लैंग्वेजेस में आपका फर्स्ट आपका होता है लैंग्वेज का एग्जाम, 200 अंकों का एक क्वेश्चन होगा 2 घंटे के लिए। ठीक है,
जिसमें हिंदी के 125 और अंग्रेजी के 75 अंक के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। कहीं पर ये उल्लेखित नहीं किया है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो यह परीक्षा होगी 200 अंकों की। ठीक है, और इसकी अवधि होगी 3 घंटे की। ठीक है, पहला देखिए 2 घंटे की थी, ये कितने घंटे की है? 3 घंटे की। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या है? अनिवार्य होगी। पहले वाला भी क्या था? सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य ही थी। फिर थर्ड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसकी अवधि कितनी होगी? 2 घंटे की। अर्थात कितनी हुई? पहला था 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, और सभी परीक्षा के लिए क्या है? अनिवार्य। ये तीनों जो पहले के 3 एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है? कंपलसरी है, कॉमन है। ठीक है, आप इन तीनों के लिए अच्छे कंटेंट्स वाला बुक खरीदें, अभी से मेंस के लिए लग जाएं। ठीक है, अभी से मेंस के लिए लग जाएं, क्योंकि अगर आपने एसआई का फॉर्म डाला है तो मान के चलिए अगर आपका फिजिकल अच्छा है, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 गुना बोला है, 600-700 तो लगभग पद ही है, तो 7 दूनी कितना? 1400, 14,000 के लोग को लगभग बुलाने वाले हैं, तो इतने तो आराम से उसका हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा होता है सिलेबस विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन, ये 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम्स में आएंगे। इसके लिए 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ये देखिए, ये उन अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उपनिरीक्षक रेडियो, अंगुली चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए हो। ठीक है, जिसके मैंने किया था, हालांकि तैयारी नहीं करता हूँ, बोला क्लियर कि मैंने किया था उस टाइम पे 2018 में, जब मैं बेरोजगार था। रोजगार हूँ तो मैं इसको पढ़ता नहीं। ठीक है, तो आपका एक कैंडिडेट तो ऐसे कम हो गया, आप मान के चलो। ठीक है, अगला आता है कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा। यह परीक्षा होगी 200 अंकों की। ठीक है, अर्थात जो कंप्यूटर वाले हैं उनके मुंह पे क्या है? बल्ले बल्ले है। 200 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का होगा। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में क्या है? उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो। उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, उनके लिए क्या है? ये अनिवार्य है। अर्थात जो नॉर्मल एसआई का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए केवल आपका 3 जो पहले के सिलेबस थे वही क्या है? आपके लिए मान्य है। कौन कौन सा आपको था जी? पहला था लैंग्वेज। ठीक है, पहला क्या था? लैंग्वेज। सेकंड था सामान्य ज्ञान, तो सामान्य अध्ययन, इसमें किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट आपको पूछ सकता है, विषय है ना। फिर तीसरा था एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो नॉर्मल निरीक्षा का तैयारी कर रहे हैं वो इन जो 3 जो दिख रहा है आपका सिलेबस में, इनका सबसे ज़्यादा अध्ययन करें। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अब इसके बारे में पढ़ लेंगे। जो पीडीएफ है हमारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसके लिए देखिए जो प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका होगा फिजिकल एग्ज़ाम। तो अब मान के चलिए जो इनका केवल फिजिकल अच्छा है वो तो गए, क्यों? क्योंकि उनका रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जिनका रिटर्न एग्ज़ाम भी अच्छा है, फिजिकल भी ठीक ठाक है, वो आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिजिकल को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न एग्ज़ाम को अच्छा करो, फिजिकल तक आप आराम से पहुँचो, फिर वहाँ से आपका पद हो जाएगा। अगर आप केवल फिजिकल के पीछे भागोगे तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका से पहले क्या करो? रिटर्न एग्ज़ाम को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो लंबी कूद कितना है? 60 अंक का। ऊंची कूद कितना है? 60। गोला फेंक 60। 100 मीटर दौड़ 60 अंक। 1500 मीटर दौड़ कितना है? 60 अंक। आपको किस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए? गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और 1500 मीटर दौड़, क्योंकि ऊंची कूद का कोई गारंटी नहीं होता, एक थोड़ा सा टच हुआ और गिर गया। इस कारण से लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ पे ज़्यादा आपको फोकस करनी चाहिए और इन पे आप ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप अंक अर्जित करोगे उतने आपके जॉब लगने के चांसेस क्या होता है? बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30% अंक अर्जित किए हो। फिजिकल में आपको कम से कम 30% अंक आपको क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। अब देखिए 30% अंक कैसे प्राप्त करने हैं? लंबी कूद 60, ऊंची कूद 60, गोला फेंक 60, 100 मीटर दौड़ 60, 1500 मीटर दौड़ 60।
अगर आप इन तीनों में 60 कितना हुआ जी, 6×5 30, 300 आपका अंक का आपका क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम है। इसका 30% कितना होता है, तो 300 अंक का 30% कितना होगा, है ना, तो कितना होगा 90 नंबर। अब आपको 90 नंबर कहाँ से लाने हैं, आप 100 मीटर दौड़ को दौड़ेंगे आराम से निकाल लेंगे आप, ठीक है। गोला फेंक में आप 1 या 2 स्टेप तो निकाल ही करेंगे, लंबी कूद में भी 1 या 2 स्टेप आप कर ही लेंगे, इतने में आपका आराम से 90 नंबर हो गया, ठीक है। कम से कम इतना करें तो आपको एलिजिबल होना ही होना है, ठीक है। अब देखते हैं साक्षात्कार, 100 नंबर का होगा भाई, 100 नंबर का साक्षात्कार होगा। इतना तो पीएससी भी नहीं लेता, हालांकि वो 150 नंबर का लेता है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट कौन लाता है। आपको ऐसा ही बनाना है कि डिप्टी कलेक्टर बनाना है, डिप्टी कलेक्टर के लिए भी इतना स्टेज नहीं है, प्री मेंस और इंटरव्यू, या तो प्री मेंस फिर फिजिकल फिर इंटरव्यू, सबको करना काउंट। पता नहीं साक्षात्कार में क्या करने हैं, क्या पूछेंगे साक्षात्कार में, जब इतना जो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो ले ही रहे हैं, तो फिर साक्षात्कार फिर क्यों लेना है, ये वही जाने। फिर उसके बाद आता है बोनस अंक। अब इसमें बोनस अंक भी है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद में जो प्रवीण हैं, प्रवीणता हासिल करते हैं, उनको 10 क्या मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा, और इनको शायद 2% का क्या मिलेगा, इनको छूट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आरक्षण इनको 2% मिलेगा। अब आता है सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तें। ये मेरे को सबसे ज़्यादा भेदभावपूर्ण वाला चैप्टर लगता है, आपको क्या लगता है ये शायद कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए। बाकी मेरे को लगता है कि ये थोड़ा भेदभाव वाला होता है, क्योंकि देखिए जनरल और ओबीसी जो कि क्या है क्रीमी लेयर है, उनको केवल 27 ईयर का मिलता है। भाई देखो 24 साल में आपने एमएससी पूरा किया, 18 साल में 12वीं, ठीक है, 18 के बाद 3 साल आपका क्या लग गया कॉलेज, फिर 2 साल लग गया आपका एमएससी, 1 साल का पीजीडी से 24 हो गया। 3 साल में आज के टाइम पे जॉब लगना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इस वजह से मेरे को थोड़ा भेदभाव लगता है, बाकी सबकी अपने अपने अलग अलग राय होती है। हालांकि मैं खुद ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को छूट मिलती है, लेकिन मैं शायद इस बात को उतना अच्छे से नहीं मानता, एक मेरे को गलत लगता है। सबको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अब आरक्षण तो भारत दे ही चुके हुए पदों के लिए, उस पर कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो फिजिकल के लिए जो देते हैं थोड़ा मेरे को अजीब लगता है। आयु देखिए बोल रहा है कि जब विज्ञापन क्या हो प्रकाशित हो, तो उस साल में जो जनवरी महीने का फर्स्ट डे होता था 1 तारीख को, वो अनुसूचित 3 के कॉलम 3 में निर्दिष्ट जो आयु है उसको पूरी कर ली हो। कितना साल होता है उसमें, 18 या 21 साल जो भी लिखा होगा उस हिसाब से वो आपको मांगेगा, ठीक है। 21 साल होता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का डिग्री मांगता है। यदि अभ्यर्थी एससी, एसटी और ओबीसी गैर क्रीमी लेयर का हो, तो उसको अधिकतम 5 साल का छूट मिल जाएगा। अब शायद ये मेरे समझ से बाहर है, आप लोग अपना समझ सकते हो क्या इसका मीनिंग है। उन अभ्यर्थियों के संबंध से जो भी शासन के कर्मचारी हो, उनको 36 साल की छूट मिलती है। अब ऐसा क्यों, बेरोजगार व्यक्ति है उसको 27 साल, जो रोजगार है उसको 36 साल, मेरे को ये भी थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उससे अपनी आयु से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई हो, सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। क्या करना है इसका कोई मतलब नहीं, शासकीय सेवा वाले कौन डालेंगे एसआई का एग्ज़ाम, ठीक है, वो जो नगर सैनिक होंगे वही बस डालेंगे, बाकी इसमें कुछ उतना है नहीं। इसके बाद इसमें और सब दुनिया भर का दिया हुआ है, जो शायद मैं उतना पढ़ने का नहीं मांगता। बस हम आ जाते हैं शारीरिक अर्हता पे। देखिए अभ्यर्थियों के पास जो निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएँ होंगी वही ये एग्ज़ाम दिला सकते हैं। पहली आती है हाइट। हाइट पुरुषों का मांगता है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे या उससे अधिक चल जाएगा, और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना मांगता है 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 अर्थात 5 का क्या होना चाहिए, अपना अंतर होना चाहिए। 5 से कम होगा तो फिर वो अनडिजर्व हो जाएगा, ठीक है। दिव्यांग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी में नौकनी, नी मतलब समझते हो, जो टकना का जो पार्ट होता है वो, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नौकनी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होंगी। साथ ही मतलब सीधी बात है वो एक प्रकार से विकलांग ही नहीं होना चाहिए,
ठीक है, कॉमन चीज़ है। और चश्मे के लिए भी बोलता है वो भी एक प्रकार का विकलांगी है। 6/6 तथा 6/9 के कम नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसा जो होता है वो खुद एग्ज़ाम डालेगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। शैक्षणिक अर्हताएँ के लिए आपको देखिए क्या मांगता है। अपवादिक मामलों में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि एक इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसके अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी की परीक्षा चयन में विचारण के लिए पात्र बनाती हो, और समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों का भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सके जो अन्यथा क्या हो, अर्ह हो, किंतु उन्होंने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता तो क्या हो, विश्वविद्यालय न हो। अर्थात जो विदेशी जो होते हैं कॉलेजेस लाइक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वहाँ से पढ़े हुए छात्र अगर वो डालना चाहते हैं एसआई का फॉर्म, ठीक है। निर्हता, अब जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे उसके बाद क्या हो जाएगा, अनर्ह हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। देखिए, परीक्षा साक्षात्कार के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, वो अपने लिए खुद क्या है, वो है ना, खुद ही जिम्मेदार है अपने का जो फॉर्म भरा उसके लिए, उसमें किसी और का उतना दोष नहीं दे सकता वो। प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती, ठीक है, चयन द्वारा, ये सब आपको सबको पता ही है, तो इसके बारे में बोलना उचित नहीं है। देखिए सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी आपको मिलेगी स्टाइपेंड का, जो स्टेट गवर्नमेंट 2020 में जो फरवरी मार्च में जो नया राजपत्र लेके आए थे कि फर्स्ट ईयर की सैलरी 70% होगी, सेकेंड ईयर 80% और थर्ड ईयर 90% मिलेगी। उसके बाद ही उसको सैलरी मिलना शुरू होगा, ठीक है। बाकी सब हमारे काम की तो चीज़ें है नहीं, पदोन्नति क्या करोगे, ठीक है। चयन सूची भी देख सकते हैं आप। इसी प्रकार के बहुत सारे इसमें और भी तथ्य दिए हुए हैं, आप इसको एक बार अवश्य रीड करें अच्छे से, क्योंकि हम आपको जितने बताएं वो तभी आपको सेटिस्फाई लगेगा जब आप उस या जो PDF है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल ही जाएगा। बाकी देखिए, निरीक्षक का जो सैलरी होता है लेवल 9 की होती है, अर्थात 40 से 42,000 के आसपास इसकी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। 40 से 42,000 के आसपास क्या सैलरी मिलेगी। अब उसका आप 70% निकाल लो तो कितना होगा, जितना होगा उतना होगा, ठीक है। 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। बाकी सब क्या है, सब इक्वल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मान्यता प्राप्त। देख, उप निरीक्षक का कितना दिया है, स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, अर्थात ग्रेजुएशन, उस ये भी उसके भी क्या है, स्नातक है। उप निरीक्षक रेडियो के लिए बोल दिया है, मान्यता संस्था से विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अर्थात जो इंजीनियर हो, है ना, उनके लिए। उप निरीक्षक के लिए क्या है, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके साथ क्या है, समकक्ष कोई दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। गणित भौतिकी उसमें क्या होना चाहिए, कंपलसरी होने चाहिए। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, ठीक है, गणित भौतिकी तथा रसायन शास्त्र कंपलसरी है। प्लाटून का मानदार स्नातक। उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA BSc कंप्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, ठीक है। उप निरीक्षक साइबर क्राइम में भी सेम है। अब ऐसे ही बहुत सारे इसमें क्या दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, आप इसके अच्छे से पढ़ लें, फिर आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए लंबी कूद का जो सिस्टम दिया है कि कैसे आप उसमें अंक अर्जित करोगे, 12 फीट 14 फीट 16 फीट, इसको अच्छे से आप देख लेंगे एक बार, कितना कितना अंक मिलेगा, 12 अंक 24 अंक, कितने स्टेप में है आपने, 1 2 3 4 5 स्टेप में आपका नंबर मिलना है। ये 12 फीट कूदोगे तो 14 फीट कूदोगे, ऐसा अलग अलग। लंबी कूद में आपका स्टेप बाय स्टेप नंबर है। ऊंची कूद में दिया हुआ है 4 फीट, ठीक है, तो 12 से स्टार्ट होता है। ये भी कितने दिया है, ये भी 5 स्टेप है।
गोला फेंक भी 5 स्टेप, 100 मीटर दौड़ भी 5 स्टेप, 1500 मीटर भी 5 स्टेप। देखिए 1500 मीटर पुरुष के लिए दे दिया है 5 मिनट। शायद जो अभी जो आरक्षक बने हैं वो शायद 5 मिनट 40 सेकंड में शायद वो उनको दौड़ निकालना था, जो पूर्व में जो आया था। अभी कर दिया 5 मिनट। अब ये मेरे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है। कुछ बच्चे कर लेते होंगे 5 मिनट में 60 अंक, अजीत भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक तो शून्य 12 अंक बस मिलेगा 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर आप निकालोगे तो। अच्छा है, इसका आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। बाकी ये सब चीज़ें आपको अंग्रेजी में मिलेगी। तो जो बच्चे आरक्षक हैं जिनका फिज़िकल अच्छा था वो अच्छे से वापस से एक बार तैयारी करें निरीक्षक की। हो सकता है विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो कि एसआई का एग्ज़ाम इस डेट पे होना है, ठीक है। बट जारी तो हो गया आपका राजपत्र। अब सस्पेंस ये है कि वापस ये फॉर्म ओपन ना हो, क्योंकि इससे पहले भी जो आपका विधानसभा का AG 3 था उसके लिए ओपन किया गया था। तो कभी भी ये बोल सकते हैं कि इसके लिए दोबारा से फॉर्म भरना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि फिजिकल ये था। शायद सोचते रहे होंगे कि मेरा फिजिकल अच्छा है, मेरा रिटर्न अच्छा नहीं था, उन्होंने फॉर्म नहीं डाला, है ना। उनका फिजिकल अच्छा था, रिटर्न अच्छा नहीं था, फॉर्म नहीं डाले थे। हो सकता है उनके लिए फिर से दोबारा ओपन हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।